हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड कर दिया था। वहां पे हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था भाई मैग्नेटिक फील्ड की कहानी, मैग्नेटिक फोर्स की कहानी, हम लोग ने साइक्लोट्रॉन मोशन, हेलिकल मोशन, ये सारा चीज हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो स्पेशली टॉर्क की बात करने वाले हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले। याद रखना ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन बनते हैं। ओके, तो भाई चारों कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो बेहतरीन तरीके से बैठ जाओ, बुक पेन ले लो और एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करो वीडियो को। ओके, चलो तो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो मान लो कि भाई एक लूप है हमारे पास, उस लूप में से करंट पास हो रहा है। ओके, तो कंसीडर अ लूप, एक लूप ले लिया, कोई भी शेप का लूप, ओके डजंट मैटर, उसमें से करंट पास हो रहा है। तो लेट्स से भाई यहां पे करंट पास हो रहा है, लेट्स से आई करंट पास हो रहा है इस लूप में से। ओके, अब जब इस लूप में से आई करंट पास हो रहा है तो जाहिर सी बात है, जब मैं इस लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लूप इज नथिंग बट अ वायर, यस और नो भाई, लूप इज नथिंग बट अ वायर। और हमको पता है कि जब वायर में से करंट पास होता है और उस वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस वायर के ऊपर क्या फोर्स होगा, उस वायर के ऊपर क्या फील होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहां पे इस वायर के ऊपर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कहीं ना कहीं, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फोर्स कहीं ना कहीं ये वायर घूमना चालू करेगा, क्योंकि रोटेशन की कहानी यहां पे आएगी। और ड्यू टू दैट भाई वो रोटेशन हो रहा है, मतलब वहां पे क्या लग रहा है, वहां पे टॉर्क लग रहा है। तो कितना टॉर्क लगेगा, कितने मैग्नेटिक फील्ड लगाने पड़ेंगे, ये सारी कहानी आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक। चलो, सो मान लो कि यहां पे हम लोग ने वी हैव टेकन अ परमानेंट मैग्नेट, हमारे पास यहां पे परमानेंट मैग्नेट है, दिस इज द परमानेंट मैग्नेट। स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तुमको पता है भाई स्पेलिंग मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परमानेंट मैग्नेट लिया हम लोग ने, क्यों? टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां पे हम लोग ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, उसके अंदर हम लोग ने एक रेक्टेंगुलर क्या ले लिया है, एक रेक्टेंगुलर हम लोग ने लूप ले लिया है, दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप, आया ना। तो अब देखो कहानी, भाई यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, ओके, और वापस यहां से करंट रिटर्न आ रहा है। ओके, तो कंसीडर अ मैग्नेट, कंसीडर परमानेंट मैग्नेट। ओके, और मैग्नेट लिख देता हूं खाली, कंसीडर अ मैग्नेट, ओके, in which a rectangular coil is placed, in which consider a magnet in which a rectangular coil is placed। ओके, मान लो कि इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, एंड अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट, एंड अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट, थ्रू कॉइल। ओके, चलो अब कहानी देखो। तो सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स की कहानी देखते हैं। ओके, तो फोर्स के लिए वी विल यूज अपना फ्लेमिंग, यस और नो। तो फ्लेमिंग की कहानी देखो, FBI। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और करंट देखो कहां जा रहा है, अंदर साइड जा रहा है। तो करंट को अंदर साइड जाने के लिए यहां पे अंदर साइड ले जा, तो कहां पे भाई तुम्हारा ये जो थंब है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, मतलब यहां पे जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो नीचे की तरफ, इस तो ये हो गया तुम्हारा F मैग्नेटिक फोर्स, है ना। ओके, अब ये वाला लूप देखो, लेट्स से इसको नाम दे देता हूं ABCD। ओके, तो इसको लूप नाम दे दिया ABCD। ओके, तो BC वाले लूप को देखो, अब BC वाले अगर लूप को देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, और पैरेलल की कहानी हम लोग ने देखा है, अगर लूप पैरेलल होता है तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, मतलब BC पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। बराबर बात समझ आ रही है, हाँ या ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट CD। भाई CD पे देखते हैं, सेम FBI निकाल लो, तो क्या होगा देखो जरा, भाई मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आया ना, और अब देखो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ।
तो यहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लेस से एफ एम, इसको भी एफ एम मान लेते हैं। तो अब देखो एक लूप है, जस्ट कंसीडर लूप। मैं तुमको एक बुक के दौरान समझाने की कोशिश करता हूं। दिस इज अ बुक, ओके। तो लेस से एक बुक है, यहां पे दिख रहा है तुमको, ओके। तो ये बुक है तुम्हारे पास। अब ऐसा लूप है, ओके। अब ये वाले एंड में फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। ये वाले एंड में फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। और ये वाले एंड पे और ये वाले एंड पे तो फोर्स लगेगा ही नहीं। ये लूप है, हाँ, बीच में हॉलो है। इमेजिन करो वायर का लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। तो यहां पे ऊपर लग रहा है, यहां पे नीचे लग रहा है, और यहां पे तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि पार्लर है। और जब तुम्हारा करंट मैग्नेटिक फोर्स से मैग्नेटिक फील्ड से पार्लर होता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। ये इसको ऊपर खींचेगा, ये इसको नीचे खींचेगा, तो देखो जरा रोटेट होना चालू नहीं होगा? ये ऐसा रोटेट होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है रोटेट होगा, ये सुनो। तो ये रोटेट होना चालू होगा, और जब रोटेट होगा तो इसके ऊपर कोई टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा दैट वी हैव टू डिस्कस। कितना टॉर्क लगेगा दैट वी हैव टू डिस्कस। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? देखो ध्यान से प्रॉब्लम थोड़ी समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं डायरेक्टली इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, यहां पे देखो मैंने उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं, लेट्स से यहां पे करंट ऐसे पास हो रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लूप को जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड अब कहां है? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां है? देखो करंट इस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बाहर की तरफ करूं और करंट इस तरफ करूं, तो भाई देखो कहां पे होगा? मैग्नेटिक फोर्स नीचे, मतलब यहां पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे लगेगा, बराबर। अब ध्यान से देखो, इस वाले बार के लिए अगर तुम देखोगे तो भाई कहां पे करंट? देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बाहर है ना, करंट अब ऊपर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहां? इधर, एफ बी आई याद रखो। तो फोर्स इस तरफ, तो ये तुम्हारा फोर्स हो गया। इस वाले के लिए देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसा, करंट इस तरफ, फोर्स कहां? ऊपर, ओके। यहां पे देखो, यहां पे अगर तुम देखोगे तो करंट नीचे, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बाहर, करंट नीचे, तो फोर्स इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ। अब ध्यान से तुम देखोगे ना तो सारे के सारे फोर्स एक दूसरे को काट रहे हैं। ध्यान से अगर तुम देखोगे तो सारे के सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये कहीं पे भी घूमेगा नहीं, कहीं पे भी घूमेगा नहीं। अब कहानी क्या होगी भाई? मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको हल्का सा इंक्लाइन रखना पड़ेगा, ओके। इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ हल्का इंक्लाइन रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको हल्का इंक्लाइन करूंगा ना, मतलब देयर विल बी ए एंगल, ओके, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड तुम्हारा जो लेंथ होगा, उस लेंथ के बीच में कुछ एंगल होगा, ओके। एंड जैसे मैं उसको एक एंगल में रखूंगा ना, जैसे देखो मैं एंगल में इसको ऐसे रखूंगा, तो कोई भी कहानी नहीं बनेगी, बिकॉज ये इससे बैलेंस हो रहा है, ये इससे बैलेंस हो रहा है, ये इससे बैलेंस हो रहा है, इससे बैलेंस हो रहा है। जब मैं इसको टर्न कर दूंगा हल्का सा, तो ध्यान से देखो, अभी भी अगर तुम देखोगे ना, तो अभी भी द फोर्स इज सेम, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज सेम। भाई ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, बट द लाइन ऑफ एक्शन इज चेंज्ड। उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। देखो अभी मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, बराबर, ये रोटेट नहीं करेगा, ओके। रोटेट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों का। अब मैं इसको थोड़ा इंक्लाइन कर देता हूं। जैसे मैं इंक्लाइन करूंगा, एक इसको यहां खींच रहा है और दूसरा इसको यहां खींच रहा है। अब अगर तुम देखोगे तो भाई अब ये रोटेट करना चालू करेगा, क्योंकि मैंने इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये चेंज हो चुका है, ओके। इनिशियली लाइन ऑफ एक्शन ऐसा था, ऐसे कुछ ऐसे है। इसको डायग्राम, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है ना कि इसको 2D में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके। ऐसे कुछ तो है। अब मैं इसको यहां से ऐसे धक्का दे रहा हूं और इसको यहां से ऐसे धक्का दे रहा हूं, ओके। तो ये घूमना चालू नहीं करेगा, ये घूमना चालू नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी कुछ कहानी है, ओके। ऐसी कुछ कहानी है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। बट जैसे मैं इसको इंक्लाइन कर देता हूं, अब मैं इसको खींचना चालू करता हूं, तो अब मैं इसको अगर खींचूंगा तो ये टर्न मारेगा। देखो अब ये टर्न मारेगा, ये सुनो, मतलब ये घूमना चालू करेगा। तो मैं इसको इंक्लाइन कर देता हूं, ओके। तो लेट्स से किसी एंगल में इसको मैंने रख दिया, कहां रख दिया? किसी एंगल में रख दिया, मतलब इनिशियली कोई एंगल में है, ओके, कोई एंगल में है, ओके। मान लो कि भाई ये जो लेंथ है वो L1 है, मान लो ये लेंथ L2 है। तो अगर हम लोग देखने जाए तो L1 लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा? मैंने ये वाले दो बार पे फोर्स, मतलब मान लो A B C D, तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये D हो गया, ओके। तो मेरे को पता है भाई C और B पे तो नहीं लगेगा वैसे ही फोर्स, खाली A B और C D पे लगेगा। तो A B पे देखो कितना फोर्स लगेगा अगर हम लोग देखने जाए तो फोर्स ऑन A B, तो फोर्स फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, है ना, IBL साइन थीटा, बराबर, ओके। करंट I फ्लो हो रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ उसका देखेंगे तो उसका लेंथ हम लोग ने लिया है L1, साइन थीटा इज नथिंग बट एंगल। इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ने, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसा टर्न करके रखा है। कैसा रखा है? टर्न करके रखा है, ओके। सो F इज इक्वल टू IBL 1 साइन थीटा, है ना। अब टॉर्क देखते हैं भाई, इसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा। इसकी वजह से अगर हम लोग टॉर्क देखने जाएं तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1,
तो कितना टॉर्क लगेगा, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग देखने जाए तो दैट इज ये तुम्हारा L है, L/2 है, तो L है लेकिन वो L/2 हो जाएगा या सोनो, क्योंकि हाफ पे सेंटर से घूमेगा ना, तो द इफेक्टिव लेंथ विल बी L/2। तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स कितना है, दैट इज F1 इंटू द डिस्टेंस विल बी L2/हाफ। ओके, L2 का हाफ हो जाएगा। L2 का हाफ क्यों होगा, कारण क्या है, क्योंकि जब ये घूमेगा तो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में रहेगा, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस रहेगा वो तुम्हारा हाफ रहेगा। ओके, तो दैट इज L2/हाफ है ना। फोर्स देखो, फोर्स कितना है, IBL1 sin थीटा। तो यहां पे पुट करो IBL1 L2/2 इंटू साइन थीटा, हाँ है ना। ये मेरे को आ गया टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1। ऐसी ही मेरे पास भाई CD है, मतलब यहां पे टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2 भी आएगा। तो देखो जरा, ओके, तो फोर्स ऑन CD, तो CD पे भी कहानी सेम ही लगेगा, F2। भाई एवरीथिंग इज सेम। अगर तुम लोग देखने जाओगे दिस इज L1, तो ये भी तुम्हारा L1 ही होगा ना, यस और नो। ओके, सेम ही लेंथ है। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएंगे फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा तुम्हारा IBL। L कौन सा होगा, L2 होगा, L1 होगा साइन थीटा, है ना। और टॉर्क देखने जाएंगे तो टॉर्क विल बी सेम ऑल्सो। भाई वहां से भी डिस्टेंस कितना होगा, L/2 का, तो टॉर्क ड्यू टू F2 विल बी टॉर्क ड्यू टू F2, दैट विल बी टॉर्क 2 इज इक्वल्स टू F2 इंटू L/2 का हाफ। एंड व्हाट इज F2, F2 इज नथिंग बट IBL1 sin थीटा इंटू L2/हाफ, है ना। ये तुम्हारा टॉर्क 2 आ गया। तुम्हारे पास टॉर्क 1 है, तुम्हारे पास टॉर्क 2 है। What will be the net torque acting on this? Okay, the net torque will be by torque 1 plus torque 2, हाँ या ना। तो क्या ही कहानी मिलेगी, देखो जरा, नेट टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो नेट टॉर्क विल बी दैट इज टॉर्क 1 प्लस व्हाट इज टॉर्क 1, देखो जरा, अगर हम ध्यान दें तो टॉर्क 1 क्या ही है तुम्हारा, दैट इज IBL1 L2 डिवाइड बाय 2 sin थीटा। और टॉर्क 2 भी क्या ही है, सेम IBL1 L2 sin थीटा डिवाइड बाय 2, मतलब दोनों सेम ही है। तो देखो जरा क्या आएगा, दैट इज IBL1 L2 sin थीटा डिवाइड बाय हाफ प्लस IBL1 L2 sin थीटा डिवाइड बाय हाफ। तो यहां पे क्या ही मिलेगा, IBL L1 L2 सब बाहर आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, हाँ या ना। तो यहां पे मेरे को मिलेगा IBL1 L2 sin थीटा, हाँ या ना। ओके, दिस इज नेट टॉर्क। अब ध्यान दो, व्हाट इज L1 L2, अगर हम लोग L1 L2 देखने जाए डायग्राम में, अगर हम लोग देखें तो L1 L2 क्या है भाई, L1 इंटू L2, नथिंग बट द एरिया ऑफ द लूप, है ना। तो L1 इंटू L2 को मैं एरिया ऑफ द लूप लिख सकता हूं। तो हियर L1 into L2 is nothing but A, and what is A, area of loop, है ना। what is A, area of loop। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, yes or no? तो यहां पे एरिया ऑफ पुट कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टाउ नेट विल बी दैट इज IBA sin थीटा, है ना। ओके, अब ये हम लोग एक टर्न की बात कर रहे हैं, बट अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्न आ जाए, फॉर नंबर ऑफ टर्न, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज n से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज NIBA sin थीटा, एंड दिस इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। दिस इज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तुम लोग इसको कैसे याद रख सकते हो, तुम लोग इसको याद रख सकते हो निब्बा sin थीटा। ओके भाई, कितना होता है टॉर्क, दैट इज निब्बा sin थीटा। अब निब्बा NIBA, ओके, ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑड वर्ड है तो हमको दिमाग में बैठ जाता है, निब्बा वर्ड बैठ जाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई ऐसे याद कर लो, दैट इज निब्बा sin थीटा, NIBA sin थीटा। क्लियर, दिस इज द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी पे अगर टॉर्क एक्ट हो रहा है तो इतना टॉर्क एक्ट हो रहा है, दैट इज टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू निब्बा sin थीटा। क्लियर, बात सुन आ रही एवरीवन।
समझ में आया कैसे टॉर्क आया? दिस इज द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी बॉडी मतलब एनी लूप इन विच द करंट इज फ्लोइंग एंड दैट वायर एंड दैट लूप इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल है ये तुम्हारा मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, तुम्हारा जो मोटर है वो इस पे ही काम करता है भाई। मोटर में अंदर कॉइल होता है, उस कॉइल में से करंट फ्लो होता है और जैसे ही करंट फ्लो होता है उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो घूमना चालू करता है। तो कहानी विल बी द सेम, कहानी विल बी द सेम। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? समझ में आया भाई कैसे टॉर्क काम करेगा? पक्का? चलो अब इसका ही एक प्रिंसिपल देखते हैं, दैट इज गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर क्या होता है? उसका डिस्कशन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है। गैलोनोमीटर इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिकल एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। छोटे से छोटे, बहुत छोटे से छोटे करंट को भी ये क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। ओके, एम मीटर हम लोग क्यों ज्यादा यूज करते हैं? बिकॉज वो भाई ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ओके, और उसका रीडिंग अच्छा होता है। गैलोनोमीटर में रीडिंग बहुत लिमिटेड होता है, मतलब वो सिर्फ 30 मिली एम्पियर 40 मिली एम्पियर ऐसे ही बता सकता है, ज्यादा नहीं बता सकता। जो तुम्हारा एम मीटर होता है वो ज्यादा वैल्यू भी बता देता है। ओके, बट गैलोनोमीटर का अच्छा ये है कि ये कोई भी छोटा से छोटा करंट भी ये डिटेक्ट कर लेता है, छोटा से छोटा भी करंट ये डिटेक्ट कर लेता है। तो कैसे काम करता है, कैसे बनता है, तो यहां पे गैलोनोमीटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली गैलोनोमीटर भी सेम टॉर्क वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहां पे कहानी है, देखो जरा, यहां पे अगर तुम लोग देखने जाओ तो दिस इज द फ्रंट व्यू, इसको तुम लोग बोल सकते हो फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, एंड दिस इज योर टॉप व्यू। ओके, ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है, ये तुम्हारा टॉप व्यू है। ओके, कहानी देखो कैसे है, एकदम सिंपल कहानी है। हम लोग ने दो मैग्नेट लिया है, ये परमानेंट मैग्नेट है और मैग्नेट को रेडियल लिया है। ओके, रेडियल लेने का कारण है, क्या कारण है? रेडियल लेने का कारण यह है कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, याद रखना। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसलिए हम लोग ने रेडियल लिया है। अगर मान लो कि मैं स्क्वायर लेता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता, बट जब मैं इसके अंदर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जाता तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्टेंस है वो हर एक का देखो अलग अलग है, तो हर एक के जगह मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता वो अलग अलग होता। तो इसलिए हम लोग रेडियल मैग्नेट लेते हैं टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, उस मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखने के लिए। ओके, ये कहानी याद रखना थोड़ी सी। चलो, सो हम लोग ने यहां पे एक रेडियल मैग्नेट लिया है टू मेंटेन दैट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बीच में हम लोग ने एक कॉइल है जिसको आयन ओर के ऊपर वो कॉइल लपेटा हुआ है, तुम्हारा कंडक्टिंग कॉइल है, यस और नो, और उसको एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया है। क्या कर दिया? एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, सस्पेंडेड स्प्रिंग है उससे अटैच कर दिया है, और उस कॉइल के ऊपर एक नीडल लगा दिया। क्या लगा दिया? एक नीडल लगा दिया। ओके, अब कहानी क्या हो रही है भाई? यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे वायर लगा होता है, बराबर। ये तुम्हारा वायर है जिसके अंदर से जहां पे तुमको करंट फ्लो कराना है ये वहां पे अटैच कर दो। अब इसके अंदर से करंट फ्लो होना चालू हो गया भाई, इसके अंदर से क्या होना चालू हो गया? करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो भाई इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फोर्स भाई एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उस कॉइल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और एक्सटर्नल एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। क्या करेंगे? अपोज करेंगे। भाई ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और एक बैटरी की वजह से बैटरी बोल रहा हूं, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे, और जब वो एक दूसरे को अपोज करेंगे तो तुम्हारा जो कॉइल है वो टर्न होगा। अब मान लो दिस इज कॉइल, ऐसा कॉइल है ये, दिस इज कॉइल, और इसके साथ नीडल अटैच है। ओके, इसके साथ नीडल अटैच, ये तुम्हारा कॉइल हो गया और इसके साथ नीडल अटैच है। अब जब कॉइल रोटेट करेगा तो उसके हिसाब से तुम्हारा नीडल भी रोटेट करेगा, बराबर। जैसे जैसे कॉइल घूमेगा वैसे वैसे नीडल घूमेगा। अब जैसे करंट ज्यादा फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, तो नीडल ज्यादा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, करंट कम होगा, तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा, या सोनो। ओके, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुमको डिफ्लेक्शन प्रोवाइड देगा, एंड दैट डिफ्लेक्शन वो तुमको क्या देगा? वो तुमको रीडिंग देगा। ओके, मतलब यहां पे सारा खेल जो है वो डिफ्लेक्शन का है। ओके, सो कहानी देखते हैं यहां पे। सो मान लो कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट कॉइल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल,
तो उस कॉइल के ऊपर अगर हम लोग टॉर्क देखने जाए तो उस कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, उस कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा होगा बेसिकली वो तुम्हारा लग रहा होगा दैट इज टाउ निब्बा साइन थीटा, है ना। ओके, अब फॉर मैक्सिमम टॉर्क अगर हम लोग देखने जाएं तो योर साइन थीटा शुड बी 90, यस और नो, तो आंसर विल बी 1। तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क हम लोग मैक्सिमम के लिए डिजाइन करेंगे, तो मैक्सिमम के लिए तुम्हारा एंगल 90 होना चाहिए, तो साइन 90 विल बी 1, तो ये 1 हो जाएगा। तुमको टाउ क्या मिलेगा, NIBA बराबर। इतना टॉर्क लग रहा है भाई इस वायर में जैसे अब करंट फ्लो होगा, यस और नो। अब देखो जरा भाई यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर हम लोग देखने जाएं तो डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं जो तुम्हारा एंगुलर एसएचएम है, जब तुम लोग चैप्टर नंबर ऑसिलेशन पढ़ोगे, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 5 है, वहां पे तुम देखोगे तो वहां पे हम लोग ने एक और चीज पढ़ा है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम की कहानी क्या होती है भाई, तुम्हारा जो टॉर्क होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट डिफ्लेक्शन, यस और नो। तो लेट अस कंसीडर डिफ्लेक्शन का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं तो तुमको कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो कंसीडर अ डिफ्लेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई, उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, फाई। ओके, सो हमको पता है, वी नो दैट भाई टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिफ्लेक्शन। दिस इज एसएचएम का डेफिनेशन, ये एसएचएम का डेफिनेशन है, एंगुलर एसएचएम का ये डेफिनेशन है, यस और नो। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट के। के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, यस और नो, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर उसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तुम लोग ने ऑसिलेशन में ये चीज कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा। ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो जेआर ट्यूटोरियल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है ऑसिलेशन का, मैंने ही पढ़ाया है। ओके, तो वो तुम लोग जाके देख सकते हो। तो यहां पे देखो भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, के फाई, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ या ना। अब दोनों टॉर्क तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोनों टॉर्क को अगर मैं इक्वल कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो मैं बोल सकता हूं भाई फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, दैट इज NIBA बराबर होगा, किसके बराबर होगा, दैट इज के फाई, दैट इज के फाई। यहां से जरा फाई देखो, तो अगर हम लोग देखने जाए के को डिनोमिनेटर में भेज दो तो फाई किसके बराबर होगा, दैट इज NBA बाय के इंटू आई। ओके, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, व्हाट इज N? N इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स। तो जब मैंने गैलोनोमीटर डिजाइन किया उसी टाइम मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को फिक्स्ड कर दिया। ऐसा थोड़ी कि हर 5 मिनट बाद नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा या फिर कम होगा। अगर मैंने 100 टन का गैलोनोमीटर बना दिया तो 100 टन उसमें आ जाएंगे, यस और नो। अब वो टन तो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब N तो कांस्टेंट है। B इज मैग्नेटिक फील्ड, भाई हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, सिंस परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो मेरा जो B है वो भी कांस्टेंट होगा। अगेन A इज द कॉइल एरिया, जो कॉइल है, जो कोर है उसका एरिया है, तो कोर और कॉइल का एरिया क्या ही होगा, सेम ही होगा, वो तो कभी बनने के बाद चेंज नहीं होगा, यस और नो। व्हाट इज K? K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब बेसिकली ये जो पूरा वैल्यू है ये पूरा वैल्यू कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। तो NBA बाय K आर कांस्टेंट, ये कहीं ना कहीं तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है ना। अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं भाई फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मेरा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। भाई जैसे जैसे तुम करंट इंक्रीज करना चालू करोगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा मुझे रीडिंग मिलेगा और मुझे समझ में आएगा कि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। मतलब डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, जैसे जैसे तुम्हारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा और मेरे को समझ में आएगा कि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। क्लियर, बात समझ में आ गई कैसे गैलोनोमीटर है, कैसे काम करता है, कैसे उसका क्या क्या कहानी कहां पे इस्तेमाल होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ गैलोनोमीटर बोल सकते हो तुम लोग कि भाई जो तुम्हारा डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है एवरीवन? पक्का गैलोनोमीटर की कहानी समझ में आ गई सबको? ओके, चल नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, देखो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, हमको रिलेट करना है
किससे रिलेट करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया है। जरा डिफाइन करने की कोशिश करो, जरा रिकॉल करने की कोशिश करो भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? एनीवन? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? दैट इज P से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज Q टाइम्स 2L, है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है क्या? दैट इज P is equals to Q times 2L. 2L is nothing but the length of that dipole. दोनों डाइपोल के बीच का ये जो प्लस चार्ज है और ये जो माइनस चार्ज है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था वो 2L होता था, हाँ या ना? तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज डिस्टेंस जो है वो 2L है, तो P is equals to Q into 2L. दिस इज योर, इसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल भी है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम लोग यूनिट देखने जाएं तो क्या ही था? कूलम मीटर। इसका यूनिट क्या था? कूलम मीटर। ओके, सी इज कूलम एंड एम इज मीटर, तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? देखो, मैग्नेटिक डाइपोल अगर हम लोग देखने जाए ना तो इसका अपग्रेडेशन है। चार्ज अपग्रेड हो जाता है तुम्हारा करंट में, और लेंथ अपग्रेड हो जाता है एरिया में। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है अगर हम लोग देखने जाए तो। मैग्नेटिक डाइपोल इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज product of current flowing through loop and area of loop, ओके। मतलब भाई तुम्हारा जो m है, इसको m से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जो m है वो बराबर होता है I इंटू ए से। ओके, I इंटू ए से। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू ए बोले तो तुम्हारा एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा। ओके, मैग्नीट्यूड में देखने जाओ तो तुम्हारा I इंटू ए होगा ये। ओके, कहानी समझ में आ गई? यूनिट क्या होगा देखो जरा, इसकी एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? I बोले तो एम्पियर और एरिया बोले तो मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसा यूनिट विल बी एम्पियर मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? ध्यान देना इस चीज पे। फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला? दैट इज m इज इक्वल्स टू I इंटू ए। ओके, I इज नथिंग बट करंट, A इज नथिंग बट एरिया, तो I तुम्हारा एम्पियर हो जाएगा, A तुम्हारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। ये मैग्नेटिक मोमेंट की कहानी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कहानी है। ओके, हाँ या ना? बात समझ में आ गया कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, अब हम लोग ने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक मोमेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यस और नो? भाई इलेक्ट्रिक की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता था, याद है किसी को? डज एनीवन? कमेंट करके मेरे को बताना, जरा वीडियो को पॉज करना और कमेंट करके बताना कि भाई इलेक्ट्रिक की वजह से तुमको ये याद है क्या? इलेक्ट्रिक टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम लोग देखने जाए तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या ही था? टॉर्क इज नथिंग बट P क्रॉस E, याद है? दैट इज कॉल्ड एज P क्रॉस E। टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, किसका क्रॉस प्रोडक्ट था ये? दैट इज P एंड E, वेयर P इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड E इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको ही अगर मैं एनालॉग करूंगा, इसको ही अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बोल सकता हूं टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा देखो जरा भाई, यहां पे P बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज M क्रॉस E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई तुम्हारा जो टॉर्क होता है, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल इज नथिंग बट M क्रॉस B। M इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, B इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्रॉस साइन हटाना है तो जाहिर सी बात है तुमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा, हाँ या ना? यहां पे साइन थीटा लग जाएगा, बराबर, हाँ या ना? यहां पे क्या लग जाएगा? साइन थीटा लग जाएगा।
ओके, सो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा लग गया। क्लियर, बात में आ गया एवरीवन? दिस इज नथिंग बट अ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला था P क्रॉस E, यहां पे हो जाएगा M क्रॉस B। ओके, हाँ या ना? ओके, कहानी समझ में आ गई? चलो, ऐसी हमारे पास एक और चीज था, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। याद है किसी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था ये चीज। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग देखने जाए तो ये भी हम लोग कंपेयर करके ही पढ़ेंगे। तो जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल डाइपोल बोले तो मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जी, तो पूरा लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फॉर्मूला क्या था? यूई बोले तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी आ जाता है। तो यहां पे फॉर्मूला था तुम्हारा, याद है? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट था किसका? P इंटू ई, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि वर्क के अगेंस्ट होता था। तो माइनस पीई, भाई ये फॉर्मूला था किसका? दैट इज डॉट। यहां पे डॉट, अगर यही डॉट हटा दूं तो यूई इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा हो जाता था। क्या हो जाता था? माइनस पीई कॉस थीटा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जरा कंपेयर करो और डायरेक्टली आंसर दो। तो भाई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी? कंपेयर करो जरा फटाक से। तो उसको यूएम लिख देते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? भाई पी क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को कन्वर्ट कर दो, दैट बिकम एम, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। हाँ या ना? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कन्वर्ट कर दो, इधर बी डाल दो। तो तुम लोग बोल सकते हो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये डॉट हटाना है तो कहानी को सिंपल कर दो, यस और नो? कहानी को सिंपल कर दो, दैट इज यूएम इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा। डॉट के लिए कॉस आ जाता है, यस और नो? डेफिनेशन हमको पता है, यस और नो? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, हम लोग ने 11th में पढ़ा हुआ है। तो भाई अगर डॉट हटाना है तो यहां पे कॉस डाल दो, और यहां का डॉट हटाना है तो यहां पे कॉस डाल दिया था हम लोग ने। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। फॉर्मूला रिलेट करो, जितना तुम रिलेट करके पढ़ोगे ना, दैट इज पी ई कॉस थीटा। पी बोले तो डाइपोल, भाई पी को रिप्लेस कर दिया एम मैग्नेटिक डाइपोल से। ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया बी से, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड से। और कॉस थीटा तो कॉस थीटा, यस और नो? और माइनस तो है, ये माइनस क्यों? भाई अगेंस्ट द वर्क कर रहे हैं, यस और नो? उसके फील्ड के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव आता है, यस और नो? अगर हम लोग देखने जाए इसके अंदर कंडीशंस बनते हैं, कैसे कंडीशंस बनेंगे देखो जरा। सो ध्यान दो यहां पे। लेट्स से केस 1। तो केस 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा जो थीटा है वो 0 है। तो अगर थीटा 0 रहेगा तो कहीं ना कहीं यहां पे अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा दैट इज यूएम इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 0, एंड cos 0 1 होता है, तो मेरे को क्या मिलेगा? दैट इज यूएम इज इक्वल्स टू माइनस एम बी। हाँ या ना? ओके, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा? मान लो कि थीटा तुम्हारा 90 हो गया। ओके, तो यूएम इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 90। और cos 90 मेरे को पता है भाई, cos 90 क्या होता है? cos 90 0 होता है। तो तुम्हारा यूएम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यूएम यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, ये कहानी हमको पता है। मान लो कि तुम्हारा एंगल 180 है, तो केस 3 ले लो। केस 3 में हम लोग ने थीटा कर दिया 180। तो अगर 180 पे है तो क्या होगा? देखो जरा, यूएम इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस 180 बराबर। cos 180 क्या होता है? -1 माइनस माइनस दैट बिकम प्लस, तो यूएम इज इक्वल्स टू एम बी। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो तुमको सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पे मिल रहा होगा। सबसे मिनिमम वैल्यू है देखो माइनस एम बी,
ये मिनिमम नहीं है, दैट इज 0। ओके, ये मिनिमम है माइनस एमबी, तो ये तुम्हारा सबसे मिनिमम वैल्यू है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब है? जब उसका एंगल 180 रहेगा, तो ये तुम्हारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर, बात समझ में आ गया? दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज यूएम इज इक्वल टू माइनस एमबी सबसे मिनिमम वैल्यू, और यूएम इज इक्वल टू एमबी सबसे मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और अगर जनरल वैल्यू देखने जाओगे तो जनरल फॉर्मूला विल बी दिस, दैट इज यूएम इज इक्वल टू माइनस एमबी कॉस थीटा। और यही वर्क का भी फॉर्मूला है। अगर वर्क पूछा तो भाई वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो यही तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला है। बस वहां पे माइनस साइन हटा देना, क्योंकि अगेंस्ट द वर्क नहीं कर रहे, वर्क ही है वो, तो माइनस साइन हटा देना। क्लियर, तो वर्क के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। ओके, कहानी समझ में आई? ये बेसिक फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा काम आते हैं तुमको आगे जाके, तो ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज है। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला ले लो तुम, डायपोल का फॉर्मूला ले लो तुम, टॉर्क का फॉर्मूला ले लो ये बहुत ज्यादा काम आता है। ओके, हाँ, डायपोल में एक और चीज ध्यान दे देना कि मान लो कि यहां पे सिंगल टर्न की बात हो रही है, कभी कभी बहुत ज्यादा टर्न आ जाता है, तो फॉर एन टर्न, ओके, यहां पे ध्यान दे देना, फॉर अगर एन नंबर ऑफ टर्न आया है, एन नंबर ऑफ टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न से, तो यहां पे भी फॉर्मूला चेंज होता है, दैट इज एम इज इक्वल टू एन आई ए। मतलब वहां पे हम क्या करते हैं भाई, एन से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उससे बस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? कहानी समझ में आ गई कि नहीं? आज जो हम लोग ने डिस्कस किया भाई, आज हम लोग ने टॉर्क के बारे में डिस्कस किया, हम लोग ने गैलोरीमीटर के बारे में डिस्कस किया, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस किया, और एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। हाँ या ना? ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द बायो-सैवर्ट लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस चैप्टर। दो इंपॉर्टेंट लॉ है, एक बायो-सैवर्ट लॉ है, एक एम्पियर लॉ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, तो वीडियो अगर यहां तक देखा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, शेयर करके जाना। ओके, और अपने दोस्तों को भी बोल देना कि भाई यहाँ पे सारा टॉपिक 11th 12th साइंस कॉमर्स सारा चीज अवेलेबल है। ओके, और ये ऑलरेडी हम लोग ने देखो, इसके पहले जेआर ट्यूटर पे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अगर तुमको वहां पे पढ़ना है तो वहां से तुम जाके ऑलरेडी आगे का पढ़ सकते हो। ओके, ये चैप्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ओके, बात समझ आ गया एवरीवन? चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।